नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। दोस्तों आज बात करेंगे रीट 2015 के पेपर की। जो रीट 2015 का पेपर हुआ था तो L1 में कौन सी साइकोलॉजी आई थी, और इसके बाद कल मैं आपके लिए L2 का साइकोलॉजी का पेपर सोल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे देखना है आपको कि भाई किस प्रकार से L1 में साइकोलॉजी के प्रश्न 2015 की भर्ती में बने थे। 2016 में जो फरवरी में पेपर हुआ था, तो एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करके जाइए। अब देखो, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का आपका जो ये पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में कुल 30 प्रश्न होते हैं जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के एक जैसे ही आते हैं लगभग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या होता है। कि मस्तिष्क की जो संरचना है और मस्तिष्क के जो कृत्य है, मतलब उसके जो कार्य किए जा रहे हैं मस्तिष्क के द्वारा, उनमें अगर विभेद पाया जाता है तो ये किसका परिणाम होता है। तनाव का होता है, या पिछड़ापन का होता है, या डिसलेक्सिया का होता है, या इनमें से किसी का नहीं होता है। तो अब आपको ये देखना था इस प्रश्न में कि भाई दिमाग की संरचना तो अलग है और दिमाग कार्य अलग तरीके से कर रहा है, तो इसको ये दोस्तों डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? डिसलेक्सिया इसको कहा जाता है। अब डिसलेक्सिया भी कई प्रकार का होता है, वो अलग बात है, लेकिन अगर मस्तिष्क की संरचना अलग है और वो कार्य अलग प्रकार से कर रहा है तो इसको ही क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया। मैं यूँ सोच रहा हूँ कि एक बार आपको जवाब देने हैं और फिर मैं उसको अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर कौन सा है? सी वाला। तो चलिए कमेंट करके भी चल जाना इस वीडियो में भी कि 30 में से कितने आपके सही हो जाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न अब देखते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि, फिर ये स्थान खाली है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। मतलब मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में किन बालकों को रखा जाता है? जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम हो, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से ज़्यादा हो, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 100 के बीच हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। राइट आंसर है 70 से कम हो, क्योंकि 70 से ऊपर तो कितनी भी हो सकती है, तो ये तो आएगा ही नहीं। फिर 80 से 100 के बीच में तो वो सामान्य के अंतर्गत चला जाएगा, पिछड़ा या सामान्य। लेकिन मानसिक न्यूनता ग्रसित वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से कम होती है। ठीक है, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर है ए वाला। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आता है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो किन बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है? अब अमूर्तमान प्रत्यय क्या होते हैं कि जैसे कोई सूत्र है, कोई नियम है, जो मूर्त रूप से नहीं हो, जो दिखाई मतलब ऐसा कोई उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं हो, तो वो कहलाता है अमूर्तमान प्रत्यय। तो उनको ग्रहण करने की योग्यता किन में होती है? पिछड़े हुए बालकों में, प्रतिभाशाली में, मानसिक रूप से पिछड़े हुए में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। बताइए। राइट आंसर है प्रतिभाशाली बालकों में ऐसी योग्यता होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अमूर्तमान प्रत्यय मतलब जो प्रत्यय मूर्त रूप जिनका नहीं होता है, तो जल्दी कैचअप कौन करता है? प्रतिभाशाली तो करेंगे, ये दोनों थोड़ी करेंगे, और ये दोनों नहीं करेंगे तो ये तो आएगा ही नहीं। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा इसका? सेकंड वाला। चलिए चौथा प्रश्न आता है इसमें से, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। कि जो व्यक्ति को तनाव उत्पन्न होता है किसी बात को लेकर, और यदि व्यक्ति उनको अप्रत्यक्ष ढंग से हल करता है तो उसे क्या कहते हैं? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, या कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है रक्षात्मक यांत्रिकता। ठीक है, रक्षात्मक यांत्रिकता का मतलब है जो समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां होती है, समायोजन की जो अप्रत्यक्ष विधियां होती है उनको ही रक्षात्मक यांत्रिकता कहा जाता है। अब समस्या समाधान में तो क्या करेगा आदमी? खुद समस्या का ढंग प्रत्यक्ष रूप से ढूंढेगा। व्यक्तिगत विधि में भी समस्या का रूप प्रत्यक्ष रूप से ढूंढा जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई बहाना बनाया जाता है। जैसे कोई फेल हो जाता है रक्षात्मक यांत्रिकता में, तो फेल होता है तो क्या कहता है कि अरे यार वो तो हमें गणित वाले सर ने अच्छे नहीं पढ़ाया था। तो ये होती है रक्षात्मक यांत्रिकता। ठीक है, जो अप्रत्यक्ष विधियां होती है। प्रश्न नंबर 5 आता है दोस्तों। 5वां प्रश्न था, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? कि जो बालक सामाजिक रूप से वंचित होते हैं उनकी क्या समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश,
या विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो दोस्तों राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, क्योंकि जो सामाजिक रूप से वंचित बालक है, जरूरी थोड़ी है कि वो उसको रहने के लिए स्वस्थ परिवेश भी मिले या नहीं मिले। मान लो कोई अमीर घर का लड़का है, लेकिन उसको समाज वाले या फिर समाज वाले लोग उससे बोलते नहीं है, उसको समाज से बाहर कर रखा है, समाज उसको उसका साथ नहीं देता है, तो क्या वो अच्छे परिवेश में नहीं रह सकता है? स्वस्थ परिवेश में बिल्कुल रह सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है कि जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उनमें 3 चर होते हैं, उनमें विद्यार्थी क्या है? आश्रित चर, स्वतंत्र चर या मध्यस्थ चर? दोस्तों राइट आंसर है आश्रित चर। विद्यार्थी आश्रित चर होता है, शिक्षक स्वतंत्र चर होता है और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है। तो याद रखना, ये तो आश्रित चर तो विद्यार्थी, स्वतंत्र चर शिक्षक और मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न आया था इसका, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, सीसी और योगात्मक। तो देखो मूल्यांकन ये तो मैंने पढ़ा रखा है आपको। अब मान लो ये प्रश्न याद नहीं आता है आपको, तो आप क्या करोगे? सीसी तो मूल्यांकन का प्रकार है, ये इंग्लिश में भी देखा करो, इंग्लिश में भी पेपर आता है रीट का, देखो साइकोलॉजी में। तो सीसी तो प्रकार है ये तो गलत ही नहीं होगा। फिर सेमेटिव और फॉर्मेटिव, ऐसे इसको बोलते हैं, एफ है इसको बोलते हैं। योगात्मक और निर्माणात्मक या रचनात्मक भी इसको बोला जाता है। तो ये तीनों तो हैं, तो कौन सा नहीं है? मानक नहीं है। ठीक है, मानक तो उसकी मूल्यांकन की विशेषता होती है। तो राइट आंसर ए वाला। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों रटने पर तो कोई बल नहीं देता है, कोई भी आयोग यूं थोड़ी कहेगा कि रटेगा। बताइए राइट आंसर क्या है? और अगर फिर आपको ये इसका उत्तर याद नहीं है तो क्या करना है कि रटने पर तो बल देगा ही नहीं, तो अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है। तो अब यहाँ पे समस्या हल करने पर और करके सीखने पर, तो लर्निंग बाय डूइंग का सूत्र दिया था एनसीएफ 2005 ने। लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना, तो करके सीखने पर ये बल देता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 आया था इसमें, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? कि जो मूल्यांकन के त्रिकोण, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी, ब्लूम ने जो मूल्यांकन को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था, उसमें क्या नहीं था? तो शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव? दोस्तों राइट आंसर है शिक्षण अनुभव मूल्यांकन प्रक्रिया के त्रिकोण का भाग नहीं है, क्योंकि जो शैक्षिक उद्देश्य है, मूल्यांकन है और जो अधिगम अनुभव है, इन तीनों को मूल्यांकन के त्रिकोण में सम्मिलित किया जाता है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि जो क्रियात्मक अनुसंधान स्टीफन एम कोरे द्वारा जो दिया गया था, उसके महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल एक एक प्रश्न को समझे आप, अगर कर भी रखा है पेपर फिर भी समझो थोड़ा। तो यूं पूछ रहे हैं कि कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सही नहीं है। ये चीजें बिल्कुल मैं क्लियर कराऊंगा आपके साइकोलॉजी का जो क्लास से लेता हूं, तो एक एक चीज क्लियर कराऊंगा, जो भी पेपर में आता है सब कुछ, हर टॉपिक। तो देखो पहला है उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, दूसरा है समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, तीसरा है समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई इनमें से कोई नहीं तो हटा देंगे अपन। अब क्या करेंगे बताइए? राइट आंसर सोच लीजिए एक बार। अब उपभोक्ता ही अनुसंधान करता होता है, मतलब जो शिक्षक होता है वो ही अनुसंधान करता है, तो ये भी सही है। तो ये गलत पूछ रहा है। और समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, ये भी सही है। तो अब बचा कौन सा? सी बचा। तो फिर राइट आंसर कौन सा रहेगा कि समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। ये कथन सही नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न आता है आपके, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? कि एक सप्ताह में शिक्षक को कितने घंटे कार्य करना होता है। अब ये 2015 का पेपर सोल्व करा रहा हूँ, फिर 2018 का भी कराऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यूं मत सोचना कि ये क्यों करा रहे हो, ये सीधा था। भाई सीधा विधा कुछ नहीं होता। जब पेपर देते हैं ना
जब एग्जाम हॉल में, तब पता चलता है कि कौन सीधा है कौन टेढ़ा है। तो आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने निर्धारित है? राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको। राइट आंसर है 45 घंटे। ठीक है, कितने हैं? 45 घंटे एक सप्ताह में शिक्षक को कार्य करना होता है। आरटी एक्ट 2009 ये कहती है। राय याद रखना है इसको भी। प्रश्न नंबर 12 आता है। 12वां प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? 7 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में? तो अपने को बताइए, राइट आंसर बताइए एक बार। दोस्तों आपको क्या करना है कि भाई 6 वर्ष में तो इतना तर्क दे ही नहीं सकता बालक। जिज्ञासा तो होती है लेकिन निरीक्षण नहीं कर पाता है, तर्क नहीं दे पाता है। तो 7 वर्ष में भी नहीं दे पाएगा वो तर्क तो। और 8-9 में थोड़ी संभावना ज्यादा है, लेकिन जब वो 11 वर्ष का हो जाएगा तो फिर वो हर चीज में तर्क देने लग जाएगा। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला, 11 वर्ष। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल मतलब नर्वस सिस्टम, मांसपेशियों की वृद्धि मतलब ग्रोथ ऑफ मसल्स, एंक्रोडाइन ग्लैंड्स मतलब इसको इंग्लिश में भी एंक्रोडाइन ग्लैंड्स कहते हैं, और ऑल अबाउ मतलब सभी। तो अपने को क्या करना है, देखो अब आपको देखना है कि शारीरिक विकास कहाँ कहाँ होता है। सोच लीजिए आप आंसर। देखिए दोस्तों, स्नायु मंडल में शारीरिक विकास होता है, मांसपेशियों की वृद्धि में होता है। अब अपने को ये ऑप्शन मालूम तो नहीं है, लेकिन ये 2 है और सभी भी दे रखे हैं, तो फिर अपने को कौन सा राइट लगाना चाहिए? अपने को चौथा ऑप्शन राइट सही लगाना चाहिए, अगर आप 2 ऑप्शन को पहचान लेते हो तो। प्रश्न नंबर 14 आता है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? तो इसमें पहचानने वाली कोई बात नहीं होती है। अब देखो, लेकिन इसमें भी थोड़ा लॉजिक है कि भाई वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? वुडवर्थ, रोज, एनास्टसी या कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर है रोज। अब आपको क्या करना है, पहले तो इस पे जाना है कि कोई नहीं वाला तो रहेगा ही नहीं, तो एक ऑप्शन तो ये हटा दिया। अब ये एनास्टसी, इसका तो नाम ही नहीं सुना। अब अपने पास क्या चॉइस रहती है? पहला और दूसरा में से एक राइट रहेगा, अगर याद नहीं है तो भी। तो यहाँ पे 50% चांस अपने बढ़ जाते हैं राइट होने के। अब देखो अपने राइट आंसर क्या है? रोज। वो अलग बात है कि अपने तुक्का भी अगर यहाँ वुडवर्थ लगा दे तो वो गलत निकल जाए, वो अलग चीज है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में राइट भी हो सकता है, इसके ज्यादा चांस है। प्रश्न नंबर 15 आता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत क्या कहलाता है? अब ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, क्या कहलाता है? समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या कोई नहीं? दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो अधिगम स्थानांतरण या अंतरण का जो सिद्धांत दिया था, उसे अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ये मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा रखे हैं। तो समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम या अभिप्रेरणा का नियम? दोस्तों राइट आंसर है अभिप्रेरणा का नियम। ठीक है, ये जो भिन्नता का है, समानता का है, प्रत्यागमन का है, ये अच्छी तरह से आपको पढ़ाया है। ये तीनों किसके नियम है? वंशानुक्रम के नियम है। और ये अभिप्रेरणा का ऐसा कोई नियम मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, और यहाँ पर भी यही माना गया है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, और अपने को गलत ही देखना था, तो मतलब सही कौन सा है अपना? डी, चौथा वाला। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि यह खाली स्थान है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो सकती है। कि किस अवस्था तक बालक की दृष्टि इंद्रियां और श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकती है? तो 3 अथवा 4 वर्ष, तो ये तो गलत हो गया। 6 अथवा 7 वर्ष, अब ये राइट हो सकता है। 8 या 9 वर्ष, ये भी हो सकता है। अब इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हटा ही देना है। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन बचेंगे, फिर मतलब ऑप्शनों को हटाना सीखो। तो 8 या 9 वर्ष या 6 या 7 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था 8 या 9 वर्ष तक। ठीक है, 8 या 9 वर्ष का जब बालक होता है, जब वो कक्षा 2 या 3 में जाता है, तब उसकी श्रवण इंद्रियां और दृष्टि इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। चलिए 18वां प्रश्न आया था। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है कि देखो ऑप्शन हटाने हैं, एक बार आप सोच लीजिए। शैशव, उत्तर बाल्य या किशोरा या प्रौढ़ा? देखो प्रौढ़ावस्था को तो हटा ही दीजिए,
क्योंकि इसमें तो बालक ही नहीं रहेगा, तो ये तो हट गया। एक शेष अवस्था को भी आप हटा दीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, किशोर अवस्था और उत्तर बाल्यकाल। तो देखो किशोर अवस्था में क्या होता है, घूमने की प्रवृत्ति तो बढ़ जाती है, लेकिन नई खोज करने की प्रवृत्ति और घूमने की प्रवृत्ति दोनों उत्तर बाल्यकाल में ज्यादा बढ़ जाती है, ये बहुत तीव्र हो जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा था, उत्तर बाल्यकाल। प्रश्न नंबर 19वां था, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है कि जो मनुष्य अर्जित करता है, भूख, पुरस्कार, विश्राम और रुचि। तो क्या करना है आपको, सोच लीजिए। अब देखो अर्जित भूख तो हट ही जाएगा, भूख ये थोड़ी कि चलो यार अब मैं भूख लगा लेता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। विश्राम भी व्यक्ति को जरूरी होता है, ऐसा तो नहीं है नहीं कि हाँ यार चलो मैं विश्राम उत्पन्न कर लेता हूँ, विश्राम करना पड़ता है थकान के फलस्वरूप। तो ये दो ऑप्शन तो हट ही गए अर्जित के लिए। अब रुचि और पुरस्कार बचा। तो दोस्तों दोनों आंसर राइट माने गए थे, पुरस्कार भी सही माना गया और रुचि भी सही माना गया था। प्रश्न नंबर 20वां था, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, दोनों ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको क्या करना है, ये ऑप्शन तो हटा ही देना है हर जगह। देखो बहुत आता है इनमें से कोई नहीं, अब इसको तो आपको हटा ही देना है। आपके पास तीन ऑप्शन बचे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और दोनों। बताइए दोस्तों, राइट आंसर था इसका भावात्मक जागृति द्वारा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यह मानना है कि जो अभिप्रेरणा वर्णित होती है, अभिप्रेरणा किसके फलस्वरूप होती है, जब व्यक्ति भावात्मक रूप से किसी से जुड़ जाता है या भावात्मक रूप से कहीं पर अपना निंदा या फिर कोई ऐसी चीज देखता है कि हाँ यार ये तो करना ही है, मन में ठान लेता है, तो होती है भावात्मक जागृति। इसलिए अभिप्रेरणा को सिर्फ भावात्मक से संबंधित बताया गया है। चलिए 21वां प्रश्न आया था, चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या कोई नहीं। तो देखो कोई नहीं तो यहां भी हटा हो गया, तीन बचे अब आपके पास। दोस्तों इसका राइट आंसर, अब मानसिक प्रक्रिया, अब चिंतन में अपन कोई काम करते हैं क्या, नहीं करते हैं ना, तो ये भी हट गया। अब ज्ञानात्मक और भावात्मक, तो मानसिक रूप से संबंध जिसका होता है वो ज्ञानात्मक कहलाता है। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। 22वां प्रश्न आता है दोस्तों, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, जो संकेत अधिगम होता है इसके अंतर्गत क्या सीखा जाता है, जो सिग्नल लर्निंग होती है, तो पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था पारंपरिक अनुकूलन, कि जो ट्रेडिशनल एकोमोडेशन होता है उसको सीखा जाता है संकेत अधिगम के अंतर्गत। 23वां प्रश्न आया था दोस्तों इसका, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या सभी में। बताइए। सभी जगह पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी राइट है। अभिवृत्ति अलग अलग होती है, बुद्धि स्तर अलग होता है, गतिवाही योग्यता अलग होती है, मतलब चलने फिरने दौड़ने की। तो राइट आंसर कौन सा है, उपरोक्त सभी। 24वां प्रश्न आता है इसका, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। मैंने जब चिंतन पढ़ाया था तो ये चीजें सभी पढ़ा रखी है आपको, जब चिंतन का टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो पूर्वानुभव जरूरी है, तर्क जरूरी है, भाषा जरूरी है या समस्या। राइट आंसर है समस्या। व्यक्ति के सामने जब तक समस्या उत्पन्न नहीं होती है व्यक्ति चिंतन प्रारंभ करना नहीं करता है। तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, चौथा वाला ऑप्शन, समस्या। अब देखो 25वां प्रश्न था, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया, रीड, केटेल, बिने, टर्मन। अब बुद्धि लब्धि में दोनों का नाम आता है, बिने और टर्मन का। देखो रीड तो हटा दिया, केटेल भी हटा दिया, अब दो बचे अपने पास, बिने और टर्मन। तो दोस्तों बिने ने तो 1905 में बुद्धि के बारे में बताया था, लेकिन बुद्धि लब्धि का ये जो संप्रत्यय दिया था ये किसने विकसित किया, ये टर्मन ने विकसित किया, और इसको देने वाला था विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि संप्रत्यय प्रस्तुत किया, विकास टर्मन ने किया, और सबसे पहले बुद्धि के बारे में बिने ने बताया। कंफ्यूजन नहीं होना है, तो बिने ने तो सबसे पहले बुद्धि के बारे में बताया, विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि संप्रत्यय सबसे पहले बताया, और टर्मन ने बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का सर्वाधिक विकास किया। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा है, सी वाला। 26वां प्रश्न है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, कि जो बाहरी रूप से जो व्यक्ति को देख करके वर्णन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण।
तो अपने को क्या करना है, गहन तो हट ही जाएगा, गहन में तो अंदर की बात हो जाएगी। अब 3 बचे, तीनों में से एक राइट है। दोस्तों राइट आंसर था सतही दृष्टिकोण। बाह्य आभास का मतलब है कि व्यक्ति को, सतही मतलब बाहरी रूप से उसको देखा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा था, दूसरा वाला ऑप्शन बी वाला सतही दृष्टिकोण। चलिए दोस्तों 27वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण। तो इनमें से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। राइट आंसर कौन सा है, स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण थोड़ी होता है। तो डी वाला राइट आंसर है। कमेंट करके थोड़ा सोच लिया करो, थोड़ा जल्दी आप, है ना। 28वां प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया? मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने, केटल ने। तो ये व्यक्तित्व का टॉपिक अभी आपको नहीं पढ़ाया है जो चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों की क्लास लगाता हूँ, एक बार जाके देखिए चैनल पे। दोस्तों राइट आंसर है हिप्पोक्रेट्स ने। तो जो पहला क्लासिफिकेशन पर्सनालिटी का जो वर्गीकरण किया था, जो फर्स्ट, तो वो जो प्रकारात्मक वर्गीकरण था वो सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने किया था। सी वाला राइट आंसर है। 29वां प्रश्न है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कि बुद्धि में 2 प्रकार के कारक होते हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। बुद्धि का ये टॉपिक है, इसमें से प्रश्न है। तो यहाँ पे बुद्धि का टॉपिक अभी आपको नहीं पढ़ाया है, तो नहीं पढ़ाया तो भी आंसर देने की कोशिश करें। अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, थ्रस्टन ने और गिलफोर्ड ने। तो दोस्तों गिलफोर्ड का तो सभी ने सुन रखा है भाई। गिलफोर्ड ने तो त्रिविमीय संक्रिया उत्पाद वाला दिया था, तो इसको तो हटा दो आप। फिर थ्रस्टन, स्पीयरमैन और अल्फ्रेड बिने हैं। बिने ने एक तत्व का दिया था, इसको भी हटा दो। अब कौन बचा? स्पीयरमैन और थ्रस्टन। तो राइट आंसर है स्पीयरमैन ने बुद्धि में 2 प्रकार के तत्वों का उल्लेख किया, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। इसको कारक भी कहा जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता या उपलब्धि? दोस्तों राइट आंसर है उपलब्धि अभिप्रेरक। जो प्रगतिशील परिवारों के जो बच्चे होते हैं वो हर समय वो सोचते हैं कि हाँ मैं इनसे बड़ा बनूं, मैं कुछ उपलब्धियां हासिल करूं। तो ये जो प्रेरक है वो अधिक प्रबल होता है। कौन सा? उपलब्धि। तो दोस्तों ये थे 2015 का ये पेपर था साइकोलॉजी का, लेवल फर्स्ट का, लेवल सेकंड का भी सोल्व कराऊंगा। तो आपके कितने प्रश्न आपको आ सकते हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।